यहाँ पर मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। अगर आप भी चारधाम यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। चारधाम कैसे पहुंचे, कहां रुकें, कितना खर्च होगा, तैयारी क्या करें, हर वो जानकारी आपके काम की है। अब बात करेंगे चारधाम यात्रा की, तो चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो रही है। ये यात्रा 6 नवंबर तक चलेगी और सबसे पहले 30 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे, जबकि 2 मई को केदारनाथ धाम और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। तो वहीं आज 29 अप्रैल को मां गंगा की डोली मुखबा से गंगोत्री धाम के लिए रवाना हुई, जो भैरव घाटी में विश्राम के बाद 30 अप्रैल को सुबह 9 बजे गंगोत्री धाम पहुंचेगी और इसके बाद यात्रा की विधिवत शुरुआत होगी। अब तक अगर बात की जाए तो 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। रजिस्ट्रेशन भी जारी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने यात्रा के पहले 1 माह तक वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी है। तो चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और ऐसे में आपको बता दें कि देखिए, चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बिना रजिस्ट्रेशन यात्रा में शामिल नहीं हो सकते, चाहे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो, दोनों तरीके से रजिस्ट्रेशन संभव किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि गंगोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को खुलेंगे। साथ ही आपको बता दें कि यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को सुबह 11:55 पर खुलेंगे। तो वहीं केदारनाथ धाम के कपाट जो हैं वो 2 मई 2025 को 7 बजे खुलेंगे और बद्रीनाथ धाम के कपाट सबसे अंत में 4 मई को सुबह 6 बजे खुलेंगे। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा आप नहीं कर पाएंगे। चाहे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो, चाहे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो, रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। आलोक सेमवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आलोक, क्या तैयारी की गई है सरकार की तरफ से चारधाम यात्रा को लेकर? एक बार फिर से चारधाम यात्रा जो है वो शुरू होने जा रही है, क्या तैयारी की गई है? अब श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, क्या अपडेट आपके पास है? जी बिल्कुल प्रिवेश, देखिए 30 अप्रैल से जो है चारधाम यात्रा की शुरुआत की जाएगी। गंगोत्री और यमुनोत्री का पाठ जो है 30 अप्रैल को खोले जाते हैं। उसके बाद 2 तारीख को केदारनाथ के, जबकि 4 तारीख को बद्रीनाथ के कपाट खोले जाएंगे। इसको लेकर संबंधित तैयारी भी पूरी कर दी गई है। यह प्रशासन की बात करें या शासन स्तर की बात करें, सभी तैयारियों को पूरा कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो पहले ही शुरू कर दी गई थी और कल से जो है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। तो रजिस्ट्रेशन की अगर बात करते हैं तो 60% रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा, जबकि 40% जो है वो ऑफलाइन माध्यम से किया जाएगा। बिना रजिस्ट्रेशन के किसी को भी अनुमति नहीं होगी कि वो चारधाम यात्रा का रुख करे। इसके लिए होल्डिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं। होल्डिंग पॉइंट्स पे यात्री रुककर अपना ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण वो करवा सकते हैं। साथ ही साथ सुरक्षा के दृष्टिगत पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बड़ी संख्या में जो है सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। सीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो या पुलिस विभाग हो, सभी की तैनाती वहां पर की गई है और यात्रियों को हर प्रकार से सहूलियत मिले, इसके लिए भी विभाग पूरी तत्परता के साथ काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल आलोक, हमने पिछली बार भी देखा था किस तरीके से सरकार ने तमाम तैयारियां जो की थी, लंबी समय से तैयारियां चल रही थी और इस बार भी सरकार को एक अच्छा खासा वक्त मिला तैयारियों को लेकर। चाहे हम बात की जाए यात्रियों की सुविधा को लेकर, चाहे ओवर रेटिंग को लेकर, तमाम गाइडलाइंस भी सरकार की तरफ से जारी कर दी गई हैं। इसको लेकर क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? सरकार ने क्या क्या गाइडलाइंस और ज़्यादा जारी की? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहली गाइडलाइन जो है वो चारधाम यात्रा में जो यहाँ पर लोग पहुंचते हैं, खासतौर पर रील करवाने के लिए, तो मंदिर परिसर के आसपास जो है मोबाइल फोन पूरी तरह से वर्जित होंगे। सबसे पहले तो गाइडलाइन ये जारी की गई है। इसके अलावा जिस हिसाब से ओवर रेटिंग चारधाम यात्रा में की जाती है, चाहे वो गाड़ियों की ओवर रेटिंग हो या होटल्स की ओवर रेटिंग हो, इसके लिए भी साफ निर्देश जारी किए गए हैं। इस पर भी कार्यवाही का प्रावधान रखा गया है और साथ ही साथ बिना रजिस्ट्रेशन के किसी को भी अनुमति नहीं होगी कि वो चारधाम का रुख करे। तो ये तमाम तैयारियां हैं जो कि शासन प्रशासन की ओर से की गई हैं। साथ ही इस तरह के जो है निर्देश भी जारी किए गए हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, चारधाम यात्रा की बात की जाए तो तमाम तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं और साथ ही साथ अगर कपाट खुलने की बात की जाए तो 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे सुबह 6 बजे और 6 नवंबर को बंद होंगे। तो यात्रा की अगर बात की जाए तो रजिस्ट्रेशन बेहद ज़रूरी हो जाता है। लगातार सरकार अपील कर रही है कि बिना रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की यात्रा में मत पहुंचे।
देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में मौजूद हैं और साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से मुलाकात की है। जल शक्ति विभाग की कई परियोजनाओं पर चर्चा की गई है। तो दिल्ली में मौजूद हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से मुलाकात की गई है और साथ ही साथ आपको बता दें कि जल शक्ति विभाग की कई परियोजनाओं को लेकर चर्चा की गई है। बड़ा तोहफा उत्तराखंड को मिल सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं, तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की और साथ ही साथ इस दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से भी मुलाकात की और साथ ही साथ जल शक्ति विभाग की कई परियोजनाओं को लेकर चर्चा भी की गई है। और स्वाति पाठक हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। स्वाति, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इस मुलाकात को लेकर? देखिए, 2 दिनों के दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहे और पहले दिन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात हुई। आज की बात करें यानी दूसरे दिन की, तो जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से मुलाकात मुख्यमंत्री ने की है और इस मुलाकात में जो है वो उत्तराखंड के कई मसलों को लेकर बातचीत हुई है, जिसमें जल विद्युत परियोजनाओं के विकास और निर्माण के लिए मुख्यमंत्री ने CR पाटिल से अनुरोध किया है। इसके अलावा जो 8 परियोजनाएं हैं उसको लेकर भी चर्चा बैठक में हुई है और मांग मुख्यमंत्री की ओर से की गई है। वहीं उत्तराखंड सरकार की अलग अलग परियोजनाओं की बात करें जो इस वक्त प्रदेश में चल रहा है, उसको लेकर चर्चा CR पाटिल से मुख्यमंत्री ने की है। और अगर हम बात करें तो नागरिक उड्डयन मंत्री से भी मुलाकात, राम मोहन नायडू से भी मुलाकात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हुई और कई मसलों को लेकर चर्चा दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्रियों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हरिद्वार से बड़ी अपडेट, जहां पर आपको बता दें कि चारधाम यात्रा के लिए पहला जत्था रवाना हुआ है। हरिद्वार के माया देवी मंदिर से गूंजे जयकारे और साथ ही श्रद्धालुओं के पहले दल ने चारधाम यात्रा की ओर आस्था की उड़ान भरी है। तो वहीं चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और दिल्ली से श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर ऋषिकेश धाम अटैक के बाद अलर्ट हुई उत्तराखंड पुलिस, जहां पर चारधाम यात्रियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस जो है वो लगातार अलर्ट नजर आ रही है। जहां पर ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप पहुंचे DGP दीपम सेठ और साथ ही साथ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। DGP ने ट्रांजिट कैंप का निरीक्षण किया है। तो यात्रियों की सुरक्षा को लेकर बैठक की गई है। DGP ने ट्रांजिट कैंप का निरीक्षण किया है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। पहलगाम अटैक के बाद अलर्ट पर उत्तराखंड पुलिस है और साथ ही साथ आपको बता दें कि ट्रांजिट कैंप का निरीक्षण किया गया है। DGP पहुंचे हुए थे और जहां पर तमाम अधिकारियों को ब्रीफ किया गया है। तो तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। सिक्योरिटी अलर्ट की बात है, वो जिस शाम से इस घटना की सूचना मिली है, उत्तराखंड पुलिस में पूरी तरह एक रेड अलर्ट है पूरे राज्य में। सभी जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, हाई फुटफॉल वाले इलाके हैं, सभी जो संवेदनशील स्थान हैं, जो हमारे ऐसे एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, सब जगह पुलिस पिकेट्स, हमारी पेट्रोलिंग व्यवस्था, कंट्रोल रूम से लगातार हम लोग इसकी अपडेट्स ले रहे हैं और हर प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए हमारे जो ग्राउंड लेवल पे टीम्स हैं, हमारी QRTs हैं, हम पूरी तरह तैयार हैं। और खबर देहरादून से सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड में कुल 336 लैंडस्लाइड जोन चिन्हित की गई हैं। इनमें गढ़वाल मंडल के जिलों में 163 लैंडस्लाइड जोन चिन्हित की गई हैं। कुमाऊं मंडल के जिलों में 173 लैंडस्लाइड जोन चिन्हित की गई। वहीं चारधाम यात्रा पूरी तरह से गढ़वाल मंडल में पड़ती है, जहां पर अमूमन भूस्खलन की घटनाएं सामने आती रहती हैं। तो वहीं आपको बता दें कि ऐसे जोन पर नियंत्रण रखने के लिए PWD विभाग की ओर से प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। PWD सचिव पंकज कुमार पांडे ने बताया कि जहां पर पहले इस लैंडस्लाइड की घटनाएं होती हैं, उन सभी जोन पर कार्य किया जा रहा है।
देखिए, जो पहले से स्लाइड आते रहे हैं, जहाँ पे पहले से जो आइडेंटिफाइड है उन पे काम चल रहा है उनको, क्योंकि टाइम बहुत लगता है इसको करने में, वो काम चल रहा है। जो नए डेवलप हुए हैं उनके लिए प्रपोजल बनाया जा रहा है, उस पर डीपीआर बनाया जा रहा है, उसको सैंक्शन कराया जाएगा और उस पर भी लॉन्ग टर्म जो हमारे काम है वो किए जाएंगे। पहलगाम अटैक के बाद एक और भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। वहीं कुछ लोगों के द्वारा पाकिस्तान के समर्थन में कुछ टिप्पणियां भी की जा रही हैं। उन्हीं टिप्पणियों को लेकर हिंदू रक्षा सेना के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रबोधानंद गिरी महाराज ने कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि भारत में रहकर पाकिस्तान का समर्थन करने वाले लोग विदेशी डॉग के समान हैं। उन्होंने कहा कि भारत में रहकर भारत का खाकर विदेश के गुड़ गाने वाले देशद्रोही होते हैं। वास्तव में ये देशद्रोही लोग हैं और देशद्रोही लोग ये खाते यहाँ का है, बजाते यहाँ के हैं और ये विदेशी डॉग हैं जिनका काम केवल भारत पर भौंकने का है। भारत के चाहे अस्मिता लुटती हो, भारत पर चाहे हमला होते हो और इन्होंने विदेशी गाने गाने हैं। तो ऐसे जो विदेशी डॉग हैं इनके तत्काल जो है देशद्रोही मुकदमा दर्ज करके और इन्हें उठा करके सदा सर्वदा के लिए जेल में डाल देना चाहिए। हल्द्वानी में राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने हल्द्वानी स्थित उच्च शिक्षा निदेशालय में नवनिर्मित हॉल का लोकार्पण किया और सबसे पर मंत्री रावत ने निदेशक उच्च शिक्षा और साथ ही विभिन्न डिग्री कॉलेजों के प्राचार्य के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी की। बैठक में डिग्री कॉलेज की मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने और छात्रों को अच्छी सुविधाएं देने के साथ साथ मांगों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार छात्रों की जरूरतों को प्राथमिकता दे रही है और उच्च शिक्षा संस्थानों में गुणवत्ता सुधार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। निदेशालय में अब यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था आपने बना दी। कौशल विकास केंद्र का यहाँ पे खुला है, यहाँ पे जो हॉल बना है उसका भी लोकार्पण किया गया है और हमारे अब सारे महाविद्यालय बनके तैयार हो गए। अब गौलापार महाविद्यालय जो है उसकी ज़मीन के लिए आज मैंने निर्देश दिए हैं जिलाधिकारी को भी और अपने विभाग को भी कि जल्दी अगर इसकी ज़मीन हो जाएगी तो हम कॉलेज का निर्माण शीघ्र कर लेंगे ताकि बच्चों को दिक्कत हो। अल्मोड़ा में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इतिहास खुद संविधान के साथ खिलवाड़ करने का रहा है। आइए सुनाते हैं आपको उन्होंने क्या कुछ कहा। राजीव गांधी ने संविधान के साथ लगातार खिलवाड़ किया गया। 1985 में शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का, संविधान संशोधन करने का काम किया। ऐसे करके इन्होंने लगातार ये संशोधन किए गए। मनमोहन सिंह जी के टाइम में आपके ध्यान में अगर हो तो 2009 में कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पीडी दिनकर पर महाभियोग चलाने के लिए राज्यसभा के 75 सांसदों ने सभापति हामिद अंसारी को पत्र भेजा गया। 22 जून 1975 को संविधान के 38वें संशोधन करके आपातकाल को न्यायिक समीक्षा के बाहर कर दिया गया। तो ये संविधान को लगातार उन्होंने बदलने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हेमंत द्विवेदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का तथाकथित संविधान बचाओ यात्रा न तो संविधान की रक्षा के लिए है और न ही लोकतंत्र के लिए है, बल्कि ये केवल राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए बौखलाहट भरी कोशिश है। कोटद्वार में एक पत्रकार वार्ता करते हुए हेमंत द्विवेदी ने कहा कि जो पार्टी दशकों तक सत्ता में रहकर संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करती रही, आपातकाल थोपकर लोकतंत्र का गला घोट चुकी है, वह आज लोकतंत्र की दुहाई दे रही है। ये जनता की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास है। जो था 26 पर्यटकों को आतंकवादियों ने जो है कि गोली का निशाना बनाया, उसको लेकर पूरा देश इस समय दुखी है। वहीं कांग्रेस जो है इस प्रकार के ढोंग करके जनता को बरगलाना चाहती है, जिन्होंने कभी भी जो है कि संविधान का ठीक प्रकार से, जो संविधान है देश का संविधान था, उसका कभी भी उन्होंने उसका पालन नहीं किया। ऋषिकेश के आकर्षण केंद्रों में से एक प्रसिद्ध राम झूला पुल की हालत 2019 की एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार जर्जर बनी हुई है, लेकिन अब तक झूला पुल की सुध शासन प्रशासन नहीं ले रहा है। शासन प्रशासन की ओर से बयान तो दिए जाते हैं कि जल्द ही राम झूला पुल की मरम्मत कार्य किया जाएगा, लेकिन 2019 से अब तक मरम्मत का कार्य धरातल पर उतरता नजर नहीं आया है। वहीं राम झूला पुल को लेकर सचिव सिंचाई विभाग आर राजेश कुमार का कहना है कि झूला पुल की उम्र बढ़ सके, इसके लिए विभाग की ओर से प्रयास लगातार किए जा रहे हैं और प्रस्ताव भी आया है। वहीं राम झूला पुल के रिपेयर एंड मेंटेनेंस के काम को लेकर फिजिबिलिटी स्टडी हम लोग कर रहे हैं और अगर फिजिकल है तो प्रोजेक्ट को जरूर 2027 अर्धकुंभ से पहले पूरा कर लिया जाएगा।
विभाग की ओर से प्रस्ताव आया है, अभी वो हम लोग देखेंगे। रामझूला पुल के इर्द गिर्द घाट बनाने का भी प्रस्ताव आया है। बाकी जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के काम हैं, फिजिबिलिटी स्टडी हम लोग करेंगे और अगर फिजिबल है तो प्रोजेक्ट को ज़रूर हम लोग पिच करेंगे ताकि हमें 2027 कुंभ से पहले हमें फंड्स मिल जाए और हम उसको जल्द से जल्द काम हम स्टार्ट कर सकें। केदारनाथ यात्रा के दौरान साल 2024 में 31 जुलाई के दिन आई आपदा के बाद तमाम लोग अभी भी लापता हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से सभी लोगों को ढूंढने की कवायद अभी लगातार जारी है। कई लोग अपने परिजनों की पूछताछ करने अभी भी पहुंच रहे हैं। ऐसी ही लापता 2 युवकों के परिजनों ने राजधानी देहरादून पहुंचकर अपने लिए न्याय की गुहार लगाई। हालांकि प्रशासन की ओर से ऐसे लोगों को ढूंढने का प्रयास अभी भी लगातार जारी है। ये केदारनाथ कांवड़ यात्रा में गए थे और जब से लापता हैं, वहाँ जो बादल फटा था उसमें आपदा जी आई थी। उस दौरान से 3 लड़के थे, सूरज, अरविंद, शिवम की बॉडी मिली है। अरविंद और सूरज आज तक इनका कोई पता नहीं है, ना ही कोई पुलिस कार्रवाई कर रही, ना कोई सुनाई हो रही हमारी। हम आज शिवम के यहाँ भी आए थे, यहाँ भी कोई हमारे को रिस्पॉन्स नहीं मिला। आप जानते हैं कि बहुत ही दुखद घटना घटी थी 31 जुलाई 2024 को। उसमें काफ़ी लोग फंस गए थे। हम लोगों ने मैक्सिमम लोगों को निकाल दिया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी उनकी तलाश मतलब उनको अभी तक ट्रेस नहीं किया जा सका है। ये संभावना है कि वो शायद अब दुनिया में न हो। उसके लिए जो भी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, अभी कुछ लोगों के परिजन हमसे मिले थे। उनका ये कहना था कि उनके परिजन ऐसे ऐसे आपदा में गायब हो गए थे। उसमें पहले ही पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर लिया था। अब आगे की कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी को पत्र भेजा गया है। और राजधानी देहरादून में एक नाबालिग युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया। जहां पर आपको बता दें, घटना देहरादून के एकता विहार की है, जहां पर 16 वर्षीय नाबालिग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। वहीं घटना के बाद परिजन मामले में इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। परिवार ने आरोप लगाया है कि नाबालिग जहां काम पर जाती थी वहां उसका शोषण हुआ। वहां रहने वाला युवक अक्सर नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करता था और बीते दिनों उसको कुछ खिलाया गया और तबीयत बिगड़ने पर जैसे ही अस्पताल लेकर गए वहां उसकी मौत हो गई। ये पुलिस वाले क्या करेगी नहीं करेगी, वो हम कुछ नहीं करता है। अब क्या करूँ, हम लोग गरीब है, खाने पर आफत है। हम संस्कार क्या चीज से करूँ? लड़की के क्या करके मार दिया, कैसे किया, हम तो जाना नहीं। ये बुला के अब घर में अपना ले गया, लड़की के क्या पिलाया क्या न पिलाया, खिलाया, बाहर निकाल के उसको चाटा चला दिया। लड़की न आया, घर पर आके गिर गया। उसको भाई न लेके घर पर जाने के लिए ट्रेन में बैठ गया। लड़की बेहोश हो गया गाड़ी में। उसको भाई उतार के लिए या घर पर हॉस्पिटल लेके भाग चला। और बागेश्वर जिले में स्थित होड़ा शोरूम में शाखा से ग्राहक के साथ भयंकर बेईमानी का मामला सामने आया। बागेश्वर की होड़ा शोरूम में शाखा प्रबंधक पर आरोप है कि ग्राहक को नई गाड़ी की कीमत में पुरानी सेकेंड हैंड गाड़ी थमा दी गई। पीड़ित ग्राहक सूरज सिंह का कहना है कि होंडा शोरूम बागेश्वर के द्वारा नवंबर माह में बेची गई गाड़ी पुनः रंग चढ़ाकर नई गाड़ी की रेंज में पुरानी गाड़ी बेच दी गई। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन पत्र सामने आने के बाद ग्राहक को पता लगा कि उसके साथ होंडा शोरूम के माध्यम से ठगी की गई। पीड़ित ग्राहक ने सीएम पोर्टल हेल्पलाइन पर मामले को डाला है। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन ऑन कंपनी में नवंबर की दिखा रखी है और जो इनकी ये मेरे को नहीं बोल के सेकेंड हैंड उन्होंने बेच रखी है एज पर आरटीओ कागज के हिसाब से जो है। अब देखो क्या होता है आगे। आरसी आ गया तो पता लगा कि भैया ये हमको ना सेकेंड ओनर बेच रखी है। इसलिए जब मेरे पास आरसी आई मेरे हाथ में, जब मैं उसमें देखा भैया उसको सेकेंड ओनर लिखा हुआ है, तब पता लगा भैया इन्होंने मेरे साथ फ्रॉड कर रखा है। 420 का केस था ये। तो अभी देखते हैं क्या एक्शन किया जाता है। उस टाइम ऐसा कुछ बोला नहीं गया था मेरे से कि भैया, उस टाइम बोला गया था मेरे से ये नई गाड़ी है। खबर कोटद्वार से, जहां पर जंगलों में आग लगाने वाले शरारती तत्वों से पुलिस सख्ती से निपट रही है और इसी कड़ी में एमकेश्वर थाना क्षेत्र के जंगलों में आग लगाने वाले निशानी अरोली निवासी विजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस क्षेत्र की अधिकारी निहारिका तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि जंगल में आग लगा रहे विजय सिंह को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर खटीमा से, जहां पर कोतवाली किक्षा और खटीमा क्षेत्र अंतर्गत पेट्रोल पंप पर डकैती करने वाले स्वातिक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई थी तो वहीं बदमाशों से मुठभेड़ हुई।
और खबर हरिद्वार से, जहां पर फेमस जिम ट्रेनर का एक तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला कांस्टेबल एक लड़की को बचाती नजर आ रही है। वहीं महिला ने आरोप लगाया है कि जिम ट्रेनर लंबे समय से उसका शोषण कर रही है और वहीं वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा में आया है। मेरी बात घर में बात कर रहा था। घर पे नहीं मैडम, इनने मेरा को यूज किया बहुत टाइम तक। इसके घर चला मैडम, घर चल तूने मुझसे प्यार किया। मेरे को एक मिनट मैं इसके घर वालों ने कहा कि इसे लिख देगा। देखो कि और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।